सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास मॉलिक्यूल कौन सा है। जिस तरह का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा उस तरह आप बता सकोगे कि इसके अंदर इस तरह के मॉलिक्यूल, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ मीथेन का मॉलिक्यूल, तो बताओ उसमें किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिर्फ सिग्मा की तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं आपको कहूँ मेथनॉल, तो कितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैम उसमें भी सिग्मा ही होंगे। सिग्मा है और सिग्मा और नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग होगा। शाबाश, सिग्मा भी हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देती हूँ, इथीन। सिग्मा एंड पाई। शाबाश, सिग्मा और पाई। अब आपको मैं कहती हूँ कोई ऐसा मॉलिक्यूल सोचो जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप हो। मैं आपको बताती हूँ, CH3, CH2, उसके बाद CO और CH3। एक तरफ इथाइल लगा लो, एक तरफ कार्बोनाइल लगा लो दरमियान में, और एक तरफ मिथाइल लगा लो। अब बताओ ये जो स्ट्रक्चर हम जिसकी बात करें, इसमें किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिग्मा भी है, पाई भी है। नॉन बॉन्डिंग। शाबाश, इसमें तीनों तरह के हैं, सिग्मा है, पाई है, नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब याद रखो बेटा कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब भी आप उसको एनर्जी दोगे तो पॉसिबिलिटी यही है कि उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, क्योंकि उसके अंदर पाई के तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो अब जोन से इलेक्ट्रॉन्स आसानी मूव कर सकेंगे। यानी जैसे सिग्मा है और पाई है, तो अगर मैं आपसे कहूं जैसे इथीन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें से अगर आप किसी को ताकत देते हो, एनर्जी देते हो, तो कौन बड़ी आसानी से मूव कर सकेगा? पाई को करना चाहिए, उसकी एनर्जी उसको कम चाहिए होगी, सिग्मा को ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्डिंग सिचुएशन कम है कंपेयर टू सिग्मा। सिग्मा तो स्ट्रांगली बाइंड हुआ है, जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स वो लूजली बाउंड है ना। आपको पढ़ा हुआ है ना ये सारी चीजें। और जो नॉन बॉन्डिंग बिल्कुल ही इजीली मूव कर सकते हैं। तो अब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी मूव कर सकते हैं। अब अगर आपने मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हो, ये वाली चीजें असल में ना बुक में नहीं बताई हुई, ये आपके प्रीवियस डिफरेंट तरह के, आजकल जब आप बीएससी वगैरह से में आप कर चुके हो तो उसमें ये है। इसी वजह से, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं समझा रही हूँ, आपको इन चीजों को ऐसे एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से इसकी स्लाइड्स नहीं बनाई हुई मैंने ना, ये तो मैं आपको पुराना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई स्लाइड में ज्यादा मूवमेंट नहीं नजर आ रही। लेकिन अगर आप ये सोचो, इस तरह इसको विजुअलाइज करो कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल की अपनी मोलेकुलर एनर्जी डायग्राम है, जो आपको ये बताती है कि इसके कौन से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्टेबल हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं। और अगर फर्ज किया आप इनको अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी, तो आपके पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। और बॉन्डिंग में से भी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से मूव नहीं करते, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है और उनको मूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है कंपेयर टू पाई। ऐसा ही है ना? तो अब आपको अगर हम अरेंज करके दें और सारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हों, तो आपने शायद वर्ड सुना हो जिसको कहते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल। अब मेरे पास, अब मैं हमेशा इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे अगर फर्ज किया चेयर्स लगी हों, तो और सारे, मैं आपको कहूँ कि बैक से उसको फिल करना शुरू कर दूं, तो सारी जगहों पे चेयर्स फिल होंगी। जो सबसे आगे वाली फील्ड जगह होगी, ठीक है, वहां पे एक बंदा बैठा हो, और जो सबसे उसके बाद अनफिल्ड चेयर्स पड़ी हो,
तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग मूव करो तो कौन बड़ी आसानी से मूव करेगा? जो सारी फील्ड में सबसे आगे बैठा होगा, ठीक है, और वो कहाँ आसानी Yes, से ma'am. जाएगा? जो सारी अनफील्ड है उसमें सबसे पिछली वाली जगह पे, ऐसा ही है, Yes, ma'am. ठीक है। तो सारी फील्ड को आप ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स कह सकते हैं, यस मैम। ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल, होमो वर्ड सुना हुआ है? Yes, यस ma'am. मैम। आपने मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें ये है कि जब भी आप मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो सबसे ज्यादा आसानी काम उनके लिए ये होता है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स उनके होमो से निकल के, यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल से निकल के कहाँ चले जाएं? ल्यूमो में। ल्यूमो क्या है? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल। ये आप ऑलरेडी बीएससी में कर चुके होगे। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होती हैं, जो बाआसानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अकम्पेन होती हैं, दैट ऑलवेज अकर फ्रॉम द होमो टू ल्यूमो। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जब आप जीडी क्रिस्टन की बुक से पढ़ोगे तो उसमें हमेशा लिखा होता है कि जो ओवरऑल चेंज आता है, when there would be the interaction of UV radiation with the matter, then there would be the promotion of electron from lower to high energy, या in other words we can say from homo to LUMO। अब देखो, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हैं ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही उसके होमो में होंगे। अगर किसी के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि सिग्मा भी हैं और पाए भी हैं तो उसके होमो में पाए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल में पाए इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर कोई ऐसा है जिसमें पाए इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो फिर फर्दर डिपेंड करता है कि नॉन बॉन्डिंग ज्यादा हैं या पाए के ज्यादा हैं। अगर आपके पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो और कोई इस किस्म का, जैसे किलेटिक एजेंट वगैरह के अंदर होता है कि ढेर सारे पाए इलेक्ट्रॉन्स हो, तो बेशक नॉन बॉन्डिंग बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन पाए इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ढेर सारे हैं और दूसरा इन दोनों ऑर्बिटल्स में सिमेट्री पाई जाती है, तो पाए इलेक्ट्रॉन्स पाए स्टार में बड़ी आसानी से चले जाएंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन्स ने कहाँ से कहाँ मूव करना है? पाए से होम पाए, यानी से ल्यूमो। उसके होमो से ल्यूमो में। अब आपको ये डायग्राम पता है, ये जो मैं अभी आपको डिस्प्ले पे नजर आ रही है, इसके बारे में ये देखो। अब कर्सर की तरफ मूव करें, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद नॉन बॉन्डिंग उसके बाद पहले बॉन्डिंग होते हैं, फिर उसके बाद नॉन बॉन्डिंग होते हैं और फिर एंटी बॉन्डिंग होते हैं। एंटी बॉन्डिंग वो इमेजिनरी जगह होती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप बॉन्डिंग के अंदर फर्दर जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे स्टेबल होते हैं और उनको अपने होमो से ल्यूमो में लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है, जबकि पाए इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाइंड होते हैं, उनको कम एनर्जी चाहिए होती है, और पाए से भी कम एनर्जी चाहिए होती है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि ये तो किसी के साथ इन्होंने वो नहीं बनाया होता ना, बॉन्डिंग में नहीं होते। अब याद रखें यहाँ पे बेटा, जो सिग्मा होता है अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स को ताकत मिले तो वो कहां से कहां पे जाएंगे? एक ही पॉसिबिलिटी है, सिग्मा वाले सिग्मा स्टार में जाएंगे, पाई वाले पाई स्टार में जाएंगे, और ये जो नॉन बॉन्डिंग आप कर्सर देख रहे हैं, जो नॉन बॉन्डिंग है उनके पास दो ऑप्शंस हैं, वो सिग्मा स्टार में भी जा सकते हैं और वो पाई स्टार में भी जा सकते हैं। इस तरह हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर इन टोटल 4 तरह की ट्रांजिशंस होती हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा के होमो से निकल के सिग्मा के ल्यूमो में चला जाए, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास होमो में भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो तो जाहिर जाएंगे भी सिग्मा में ही, सिग्मा स्टार में जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। समझ आइए? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये 4 पॉसिबल तरह की ट्रांजिशंस हैं जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले की हैं,
ठीक है। अब ये जो 4 ट्रांजिशन जो आपके सामने आई हैं, इसमें 2 ट्रांजिशंस हैं जो वैसे तो पॉसिबल हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होती। जैसे ये देखो, सिग्मा वाला सिग्मा स्टार में जाता है, पाई वाला पाई स्टार में जाता है, एन वाला यानी नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में भी चला जाता है, पाई स्टार में भी चला जाता है। ठीक है, ये 4 पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं। जो सिग्मा पाई स्टार में चला जाए और पाई सिग्मा स्टार में चला जाए, ये 2 ट्रांजिशंस नहीं हो पाती। उसकी रीजन क्या है कि आपने सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो सिग्मा वाले हैं वो प्रेफरेबली सिग्मा स्टार में जाएंगे और जो पाई वाले हैं वो प्रेफरेबली पाई स्टार में जाएंगे। इस वजह से सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस नहीं होती हैं। वैसे हम लाइन ड्रॉ करके डायग्राम के अंदर दिखा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। ये फॉरबिडन किस्म की ट्रांजिशंस हैं। समझ आ गई है? तो इन टोटल अगर आपसे कहा जाए तो 4 तरह की ट्रांजिशंस होती हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। अब हम 1 बाय 1 करके, जैसे बुक में एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं ताकि आपको थोड़ा मजीद बेहतर तरीके से समझ आए। सबसे पहले हम ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। जी, अब मुझे आप बताओ, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सुनी है कभी? सुनी तो आपने होंगी, पहले ढेर सारी एग्जांपल्स की हुई हैं आपने अपने जो है वो बीएस में। या आपको सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस नजर आ रही हैं बेटा? यस मैम। स्लाइड नजर आ रही है? जी Yes, मैम। ma'am. ठीक है। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, ये किन मॉलिक्यूल्स में होंगी? अल्केन्स में, मीथेन, जितने भी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ऐसे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोकार्बन हो और इसमें और कोई ना हो साथ, जैसे अल्केन्स हो गया, मीथेन हो गया। आप मुझे बात बताएं, मीथेन में है ही सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ही हो सकती है ना? यस मैम। ये Yes, वो ma'am. ट्रांजिशंस हैं कि अगर हम चाहें कि इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन में चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके लिए ज्यादा ताकत चाहिए। और ऐसी रेडिएशंस जैसे जो 200 जो आपके पास सॉरी जैसे 125 नैनोमीटर, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि तकरीबन 10 नैनोमीटर से लेके 125 नैनोमीटर, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 10 नैनोमीटर से लेके 150 नैनोमीटर तक की जो एनर्जी होती है। देखो, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, तो यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो एनर्जी इनकी ज्यादा होगी। ठीक है, ये एनर्जी चाहिए ताकि वो कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी? 10 नैनोमीटर से लेके 150 नैनोमीटर तक की एनर्जी रिक्वायर्ड है कि एक मॉलिक्यूल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को उसके होमो से लेके ल्यूमो में लेके जाया जा सके। क्लियर? यस मैम। ठीक है। इसी तरह लेकिन इनके साथ एक इशू है। वो इशू क्या है? ये बहुत, जब आप इनको ये एनर्जी, आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आप इनको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक किस्म की रेडिएशन दे रहे हैं, यूवी रेडिएशन, जिसकी एनर्जी है 10 नैनोमीटर हो सकती है, 20 नैनोमीटर हो सकती है, 150 नैनोमीटर तक कोई भी रेडिएशन हो सकती है। अब आपने इनको रेडिएशन दी ना, तो बजाय इसके कि मॉलिक्यूल उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, जो उसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे पास स्पेक्ट्रम नहीं आता। इस वजह से अगर हम चाहें कि हम इन रेडिएशंस को, इन ट्रांजिशंस को स्टडी करें, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है जो वैक्यूम क्रिएट करे। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो उनको एब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगी तो सैंपल कैसे एब्जॉर्ब करेगा और कैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस वजह से जो आपके पास आप वैक्यूम सिस्टम लगाते हो और उसको जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव करते हो। ये वाला जो सेटअप है ये काफी डिफिकल्ट है टू अटेन करना इन द लैब। दैट इज व्हाई हमारे पास यूवी विजिबल जो आम टिपिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं, उनके पास, उनमें हम ये वाली ट्रांजिशंस देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा सेटअप ही नहीं है। क्लियर? यस मैम।
इस वजह से जो आपके पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा उसके जरिए आप जो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे अल्केन्स, मीथेन्स, वो हम मेजर नहीं कर पाते। समझ आ गई है? यस मैम। अच्छा, अब आते हैं एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस पे। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस कैसे होंगी, किन में होंगी? क्या एक एग्जांपल हम मेथनॉल की लिख सकते हैं? यस मैम। ठीक है, शाबाश। देखो बेटा, जो आपके पास एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होती हैं उनमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आपको एनर्जी देते हैं इसको, तो इसके लिए आपको कंपैरेटिवली कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू सिग्मा स्टार, क्योंकि इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो भाई नॉन बॉन्डिंग को आप जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो आपको 150 से 250 नैनोमीटर की एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी जो है ये कम है कंपेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस कॉज करने के लिए, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें भी यही होता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसके इर्द गिर्द जो ऑक्सीजन है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। इसीलिए 10 नैनोमीटर से लेके तकरीबन अंदाजन 200 नैनोमीटर की रेडिएशन, या आप ये कहो कि वो ट्रांजिशंस जो इन यूवी रेडिएशन की इंटरेक्शन के नतीजे में आएंगी, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार, उनको हम रूटीन एनालिसिस में नहीं कर पाते क्योंकि ये वैक्यूम रीजन में एब्जॉर्बेंस शो करती हैं। पता चल गया है? यस मैम। ठीक है, शाबाश। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर वो मॉलिक्यूल जो सैचुरेटेड हो और कुछ ऐसा जो सैचुरेटेड हो और उसमें हेटेरोएटम्स भी हो, तो उनको हम स्टडी ही नहीं कर सकते यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए। तो फिर आप किन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हो? आप मैम जिसमें पाई हो। स्टडी करते हो Unsaturated. या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, और पाई के साथ दूसरी क्या ऑप्शन हो सकती है कि नॉन बॉन्डिंग भी हो। ठीक है, लेकिन पाई होना जरूरी है। समझ आई है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब कोई एग्जांपल दें, जैसे इथीन हो गई, 1,2 ब्यूटाडाइन हो गई। ठीक है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनको कम एनर्जी चाहिए होती है। वहां तकरीबन 200 तक चाहिए थी, यहाँ 200 से 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ लंबी है तो एनर्जी इसका मतलब है कम चाहिए होगी इन ऑर्डर टू मूव द इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई ऑर्बिटल टू पाई स्टार ऑर्बिटल। और ये ज्यादातर किन में होगा? वो सारे मॉलिक्यूल जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ आ गई? एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, अल्कीन्स हो गई, अल्काइंस हो गई। समझ आई है बेटा? यस मैम। मैम एक बात पूछनी है। जी मैम। मैम यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं एब्जॉर्बेंस शो कर रहा? यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं एब्जॉर्बेंस शो कर रहा? बात ये है कि वहां पे सैचुरेटेड, देखो ऑक्सीजन, मेरी बात सुनो। आपका जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, बेसिकली आपके मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करना है ना, आपके मॉलिक्यूल को ज्यादा ताकत चाहिए कि वो उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लेके जाए। अच्छा, अब जैसे ही आप उसको एनर्जी देते हो ना, तो जो ऑक्सीजन है ना, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो इर्द गिर्द का ऑक्सीजन है उसको जितनी भी एनर्जी मिली उसने तो एक्साइटेशन करनी है, वो फटाफट उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब आपके मॉलिक्यूल पे कोई असर ही नहीं हो रहा, उसको इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लेके जाएं। ठीक है, जबकि इसके कंपैरेटिव जब कोई आप ऐसा मॉलिक्यूल यूज करते हो जिसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वहां पे आपने एनर्जी दी, तो जितनी भी आपने एनर्जी दी, यानी जो एक रेंज की एनर्जी है ना यूवी, उसने जो बजाय इसके के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते, जो आपके सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हैं, वो ज्यादा उनको बिल्कुल जरा सी एनर्जी चाहिए, तो वो बजाय इसके के ऑक्सीजन वो एनर्जी लेता, वो जो जिनको बिल्कुल कम एनर्जी चाहिए वो फटाफट वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्साइट हो जाते हैं।
ठीक है। जबकि इस केस में जो आपने जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार था उसमें इलेक्ट्रॉन्स को असर ही नहीं हो रहा, बिल्कुल वो जो है वो कह रहे हैं कि मुझे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो मैंने मूव करना है। तो फिर वो ज्यादा एनर्जी की डिमांड में जितनी भी एनर्जी होती है वो सारे इर्द गिर्द के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। समझ आई है? यस मैम आगे। ठीक है। जैसे अगर जो भी एक्टिव होगा, दो चीजें, दो सिचुएशंस होती है ना, मॉलिक्यूल आपका ज्यादा एक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मोर एक्टिव इन केस ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उन्होंने बजाय इसके कि ऑक्सीजन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए वो ले लेते हैं और जो है वो एक्साइट हो जाते हैं। जबकि सिग्मा मॉलिक्यूल्स के केस में सिग्मा मॉलिक्यूल्स को ढेर सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो जितनी भी उनको एनर्जी मिलती है वो ऑक्सीजन ही यूटिलाइज कर लेता है, वो उस रेंज की जो है ना वो मॉलिक्यूल नहीं कर पाता। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अच्छा जी बेटा, अब हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे 5 to 6 एग्जाम्पल्स लिख दूं तो आप बता सकते हो मुझे कि कौन जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए मेजर किया जा सकता है? यस मैम। वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, पाई इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग हो। या सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अच्छा शाबाश। और इलेक्ट्रॉन्स जाने कहाँ से हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। और दो तरह की ट्रांजिशंस हैं जो सिर्फ हम टिपिकली पढ़ सकते हैं, टोटल 4 तरह की होती हैं, लेकिन हम जो स्टडी कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए वो है पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। और एन टू पाई स्टार की ट्रांजिशंस की एग्जांपल कौन सी दे दें? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल ड्रॉ करो, कोई भी अपनी मर्जी से। कुछ चीजों को आपको क्रैमिंग करने की या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, उनको समझ के करो। अगर मैं आपको कहूँ एन टू पाई स्टार की ट्रांजिशंस, तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और उसके साथ 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 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। जैसे मैंने आपको मेथनॉल की एग्जांपल दी थी, मेथनॉल में हेट्रो एटम था, लोन पेयर था, लेकिन साथ डबल बॉन्ड नहीं था, इस वजह से उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊं, मैंने आपको कहा था अल्केन्स एब्जॉर्प्शन नहीं शो करते, ऐसे ही कहा था ना? हाँ जी। ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ CH3 CH2 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 CH3, ये क्या है? पेंटेन। यस मैम। पेंटेन जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं शो करता इस रीजन में, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है। अब पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही रहने दूं और जो आखिर वाला कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कर दूं, तो आपका क्या ख्याल है वो ट्रांजिशन शो करेगा? यस पाई मैम। टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, तो उसको आप मेजर कर सकते हैं? Yes, ma'am. कर सकते हैं। ma'am. अब मुझे बात बताओ कि ये जो मैंने 2 एग्जांपल दी, ये बिल्कुल इनमें हर चीज सेम है सिवाय एक डबल बॉन्ड के। तो अगर मैं आपसे कहूं कि विच पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो बताएं। डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड ना हुआ? पार्ट। यस मैम। ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल का पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी रेडिएशन, उसको क्या कहेंगे? क्रोमोफोर। सुना हुआ ये वर्ड? Yes, ma'am. ठीक है, शाबाश। इसको क्या कहेंगे बेटा? क्रोमोफोर। और क्रोमोफोर की वजह से जो आपका सैंपल होता है वो कलर्ड होता है, रंगदार होता है। क्लियर? So chromophore is basically a structural feature that is responsible for the interaction of the UV visible radiation with matter. किसकी वजह से absorption of radiation हो रही है, UV visible radiation? Due to chromophore. क्रोमोफोर। Getting? यस मैम। ठीक है। अच्छा, और इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं जिसके अंदर क्रोमोफोर होता है? क्रोमाजेन। क्या कहते हैं? क्रोमाजेन। ठीक है।
अच्छा, अब ये जो क्रोमोफोर होता है जिसकी वजह से मटेरियल कलर्ड होता है, बेसिकली sometimes one chromophore is sufficient to impart color to the system. यानी अगर पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक डबल बॉन्ड है या एक कार्बोनाइल ग्रुप है या कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी वजह से n to pi star या pi to pi star ट्रांजिशंस हो सकें, तो हम उस फंक्शनल फीचर की वजह से, उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से उसको क्रोमोफोर कहते हैं। और कभी कभार एक पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक क्रोमोफोर होता है और वो चीज कलर्ड हो जाती है, लेकिन कभी कभार एक क्रोमोफोर होता प्रेजेंट है लेकिन चीज कलर्ड नहीं होती। तो हम जैसे एसीटोन है, एसीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप उसका क्रोमोफोर है, ठीक है, लेकिन वो क्रोमोफोर की प्रेजेंस की वजह से भी वो जो आपके पास सैंपल है ना, जो एसीटोन है वो तो ट्रांसपेरेंट सही रहता है, व्हाइट सही रहता है। तो लेकिन जो डाई एसिटाइल की होती है ना, वो ऐसे कीटोन्स जिसके अंदर 2 CO ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, 2 कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट, तो वो कलर्ड हो जाते हैं। सो if I would say that sometimes it does happen that one chromophore is not sufficient to impart color to the system, and you may need 2 chromophores in the same molecule to impart color to impart specific color to the system. So are you going to get are you going to agree with it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये इम्पोर्ट नहीं है, इम्पार्ट है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे यहाँ पे ए आना चाहिए था। अच्छा बेटा, आई एम गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ हेयर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, अदरवाइज आपने इसको पढ़ना जरूर है, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना है? GD क्रिस्टन की बुक से पढ़ना है। उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है इंटरेक्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन विद मैटर। एक डिफरेंट एडिशंस में हेडिंग डिफरेंट है। इसको कुछ लोगों ने इसको ऐसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब क्योंकि ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मैयर कर रहे हैं, इसकी आप आगे अगले लेक्चर में आपको पता चलेगा कि इससे आपको हेल्प मिलती है टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, के उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे हमने अभी इतनी डिस्कशन की। तो इस वजह से इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ हेडिंग इंटरेक्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन विद मैटर, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, कुछ में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मोलेकुलर स्ट्रक्चर। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, दे ऑल मीन द सेम। समझ आ गई है? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब सवाल करो। 2 केसेस हो सकते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन ना हो, एक तो कि आपको सब कुछ समझ आ गया और एक आपको बिल्कुल समझ नहीं आया। सो जो भी आपके पास ऑप्शन पे आप जा रहे हो वो आपने पढ़ना तो है, उसको रिवाइज तो करना है, बट डू आस्क क्वेश्चन। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क दोस क्वेश्चंस दैट वुड कम टू योर माइंड अ बिट लेटर। यू मे आस्क देम डायरेक्टली ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, और अगर आप में से कोई देना चाहे मोस्ट वेलकम, इफ नॉट देन आई विल आंसर यू अप। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ नहीं समझ आया या सब समझ आ गया? सब समझ आ गया। Ma'am समझ आ गया है। अच्छा, एक काम करना है आपने, CR बेटा पिक्चर लेके डाल दो, जो उसकी है ना अटेंडेंस की। हेलो, सिर्फ GR क्लास नहीं ले रही, बाकी सब लोग क्लास ले रहे हैं। CR बेटा आपको कहा है कि पिक्चर लेके डाल दो। सही में। चलें, if no question then I'm going to end